गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो हमारा आज के क्लास में सब्जेक्ट रहने वाला है संस्कृत। कॉमन सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा का। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है लाइटनिंग, प्रकाश व्यवस्था। तो ये भी कॉमन टॉपिक है बीएससी नर्सिंग और डीएनपी का। तो बीएससी नर्सिंग वाली बुक में पेज नंबर 106 106 और डिप्लोमा वाली बुक में पेज नंबर 93। ठीक है। तो कल हमने भूमि पढ़ा था, भूमि टॉपिक शुरू किया था, उसे कोई कंटिन्यू करेंगे आज। तो भूमि के अंदर हमने आपको बताए थे कि कितने प्रकार की भूमि होती है। 3 प्रकार की। कौन कौन सी भूमि होती है? कौन सी? साधारण, जंगल, अनूप और साधारण। 3 प्रकार की भूमि बताई थी। ठीक है। जंगली, जंगल जो देश है, जंगल देश है, उसमें मतलब पेड़ पौधे अधिक होंगे, वर्षा कम होगी, गर्म हवाएं चलेगी। क्या चीज है? हाँ। और फिर अनूप देश में क्या कुछ था? वर्षा अधिक होगी, पानी वगैरह ज्यादा रहेगा। हाँ, पेड़ पौधे ज्यादा रहेंगे, घिरा हुआ रहेगा और कफ की वृद्धि रहेगी। जंगल देश में वात दोष की वृद्धि रहती है। और उसके बाद में तीसरा कौन सा था? साधारण देश। साधारण देश में दोष सम रहते हैं और रोग कम होते हैं और पर्याप्त भूमि, पर्याप्त पेड़ पौधे होते हैं, पर्याप्त ही वर्षा होती है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या है? प्रकाश व्यवस्था। 2 टाइप की होती है ये भी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। प्रकाश हमारे लिए, लाइटनिंग कितनी जरूरी है? प्रकाश बहुत जरूरी है। हाँ। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल कृत्रिम प्रकाश है, नेचुरल हो गया प्राकृतिक प्रकाश, और आर्टिफिशियल हो गया कृत्रिम प्रकाश। ठीक है। नेचुरल प्रकाश हमें किस तरह से मिलते हैं? मेनली मेन सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सूर्य। ठीक है। तो नेचुरली हमें जो लाइटनिंग मिलती है दिन में सूर्य के प्रकाश से और रात को चंद्रमा के प्रकाश से। ठीक है। फिर क्या है, हम जब आर्टिफिशियल की बात करेंगे, आर्टिफिशियल प्रकाश कैसे मिलता है हमें? पहले तो पुराने टाइम में तेल से जलने वाले दिए वगैरह, चिराग और वो जलाते थे ना, मोमबत्तियां। मोमबत्ती तो चलो फिर बाद में आई है, तो उससे पहले जैसे तेल वाले दिए होते थे और होते थे, फिर मोमबत्ती आ गई। और अब क्या है, लाइट से, है ना, लाइट से जलने वाले CFL बल्ब। पहले वो आता था, छोटा बल्ब आता था, पीला पीला येलो येलो वाला, है ना, तो सिर्फ वही चलता था। उसके बाद जो लंबी वाली ट्यूब लाइट आई थी इस तरह की। ठीक है। उसके बाद फिर CFL आई है, अब मरकरी मरकरी है, इस तरह से मतलब कई चीजें डेवलपमेंट होती जा रही है। तो ये नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक की। तो ये कह रहे हैं कि प्रधानतः हम सूर्य पर निर्भर करते हैं। किसके लिए? प्रकाश के लिए। ठीक है। और कौन से प्रकाश के लिए? प्राकृतिक। प्राकृतिक में सूर्य है। ठीक है। तो निवास स्थान पर प्राकृतिक प्रकाश आने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। जब भी हमने कल भी पढ़ा था, जब हम घर बनाते हैं, है ना, उसके लिए भूमि सिलेक्ट करते हैं, किस तरह की भूमि होनी चाहिए, तो उसमें एक शर्त ये भी थी कि उसमें प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, है ना, सूर्य की दिशा देखते हुए, है ना, और वास्तुशास्त्र के हिसाब से हम घर का चुनाव करते हैं या जमीन का चुनाव करते हैं। ठीक है। तो लाइटनिंग अच्छे से रहेगी तो आपके घर में जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो समय समय पर सूर्य की किरणों से मरते रहेंगे, है ना, तो फिर रोग उत्पन्न नहीं होंगे। और क्या है, मकान के निर्माण के समय सूर्य के प्रकाश की दिशा को ध्यान रखना आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश कीटाणुनाशक होता है, ये बात हमने कर ली है पहले। ठीक है। तो अब ये कहना है कि एक रूम है, उसमें नेचुरल लाइट के लिए, नेचुरल लाइट को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब हमने कल भी एक बात की थी, हवा की जब हमने बात की थी वायु की,
तो हमने कहा था कि जो फर्श का एरिया हमारे रूम का, उसका 10% उसकी, जैसे मान लो 10 बाई 10 का रूम है ना, 100 स्क्वायर फीट का रूम हो गया अपना, तो 10 स्क्वायर फीट की खिड़की कम से कम अपनी होनी चाहिए, है ना। तो किस चीज में थी, वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। और फिर हम लाइटिंग के लिए भी यही शर्त रखेंगे, 10% कम से कम हमारी रूम के अंदर खिड़की होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा थोड़ी बहुत हो सकती है, ठीक है। फिर क्या है, अलमारी दरवाजा खिड़कियों से अवरोध हटाएं। जैसे कई बार हमने खिड़की तो बना ली घरों में, फिर हम क्या करते हैं, वो खिड़की के आगे अलमारी वगैरह लगा दी, है ना, गोदरेज अलमारी या कुछ और खड़ा कर दिया उसके आगे, फिर उसका खिड़की का कोई फायदा नहीं रहता। हाँ, प्रकाश नहीं आता, ठीक है। तो वो अवरोध नहीं लगाने हैं। फिर हमने जब बात की थी रंग की, घर में रूम में हम कलर जो रखते हैं, दीवारों का कलर हमने लाइट रखना है ना, ताकि उसमें हमें, हाँ, प्रकाश का इफेक्ट हमारे लाइफ पे, साइकोलॉजिकल लाइफ पे भी पड़ता है ना। डार्कनेस में जो बंदा रहता रहेगा तो ऑटोमेटिक वो डिप्रेस सा हो जाता है ना। और एक लाइटिंग अच्छी होगी तो फिर क्या है, वो स्टडी भी अच्छे से कर पाता है, उसका मन भी बनता है। जब अंधेरा अंधेरा घर में रहता है तो ऑटोमेटिक बंदा नेगेटिव होने लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो दीवारों का कलर हम रखेंगे वो लाइट रखेंगे, जैसे वाइट रखते हैं ना, और फर्श का हम डार्क कलर रख सकते हैं, ठीक है, गहरे कलर का रख सकते हैं। फिर क्या है, बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ सनलाइट, जो सूर्य की किरण है उसका शरीर पर क्या प्रभाव है। सबसे पहला प्रभाव तो वही है कि जो सूर्य की किरण होती है वो क्या है, रोगनाशक होती है, रोगों को खत्म करने वाली होती है और स्वास्थ्य वर्धक होती है। हाँ, फिर क्या है, प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है कि स्वास्थ्य को उन्नत करने सूर्य की किरणों का वह भाग है जो अल्ट्रावायलेट किरणें, सूर्य में से क्या आती है, यूवी रेज, यूवी रेज सुना है ना, अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है जो है, ये इनके कारण, जैसे मान लो ये अपने क्या कहते हैं, जो जीवाणुनाशक काम कर रही है वो भी ये कर रही है, और भी बहुत से कार्य होते हैं। लेकिन हाँ, हद से ज्यादा इसके कांटेक्ट में आना भी अपने स्किन डिजीज कर सकती है, स्किन रोग उत्पन्न हो सकते हैं हद से ज्यादा यूवी रेज के कांटेक्ट में आना। तभी तो आजकल सनस्क्रीन वगैरह लगाते हैं लोग, स्किन सेंसिटिव होगी लोगों की। और अब आजकल एक तो पुराने बंदे देखे ना आप घर में, वो सारा सारा दिन खेतों में लगे रहेंगे धूप के कांटेक्ट में, और एक आपा जो इंडोर रहने लग गए तो आपा 10-15 मिनट में ऐसे जलने लग जाती है स्किन, खड़ा नहीं हुआ जाता धूप के अंदर। तो ये चीज़ है, अपने को यूवी रे ज़्यादा इफेक्ट करने लगी। एक जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लो आप धूप में बैठ गए, सर्दियों में सुबह से लेके शाम तक धूप में बैठे हैं, जब शाम को उठ के जा रहे हैं तो काले काले से हो गए, है ना, कालापन आ जाता है ना। वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि अपने बॉडी के अंदर मेलानिन होता है, मेलानोसाइट सेल होते हैं। वो क्या करते हैं, जब सूरज की किरणें पड़ती ना, ये यूवी रेज इसके कांटेक्ट में आएगा, अपनी स्किन जब यूवी रेज के कांटेक्ट में आएगी तो मिलेनोसाइट नाम से सेल होते हैं अपने, मिलेनोसाइट, ये क्या करते हैं, जो मेलेनिन होता है ना इसको प्रोड्यूस करेगा। मेलेनिन क्या करता है, यूवी रे से बचाता है अपनी स्किन को, कि यूवी रेज नुकसान ना दे पाए अपने स्किन को, ठीक है। और जो मेलेनिन का कलर होता है वो क्या होता है, ब्लैक, डार्कनेस, ठीक है। जो मेलेनिन क्या करता है, स्किन को डार्क करता है, थोड़ा मतलब एक तरह से कवर कर लेता है, ठीक है। तो उसको आप वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मतलब कालापन जो हो जाता है स्किन पे, ये जो क्रीमों की ऐड करते हैं ये बताते हैं ना कि इससे ये डलनेस दूर हो जाएगी और हो जाएगी ना। तो वो क्या है कि अंदर से है, वो अपनी बॉडी के जो स्किन की डलनेस है ना वो अंदर से है, वो ऊपर से नहीं है। ऊपर कितने भी क्रीम में लगाते जाओ आप,
जब आप वापस ठंडे मौसम में जाओगे ऑटोमेटिक ये मेलानोसाइट कम हो जाएंगे, मेलानिन कम हो जाएगा, फिर आपकी स्किन जैसी नेचुरल है वैसी हो जाएगी। तो ये है मेलानिन। तो इसके लिए ही अपन अब जो सनस्क्रीन होती है वो क्या करती है, वो ऊपर लेयर बना लेती है अपने स्किन के, ताकि जब मान लो अपने सनलाइट के कांटेक्ट में जब हम आए, है ना, तो वो ऊपर लेयर बनी हुई है वो इतना इफेक्ट नहीं करने देती। जब वो इफेक्ट नहीं करने देती तो फिर मेलानोसाइट को भी एक्टिव होने की जरूरत नहीं है, फिर वो मेलानिन भी नहीं बनाता। इसलिए कहते हैं ना सनस्क्रीन लगाने लग गया मैं तब से काला होना बंद हो गया। वो इसीलिए यही कारण है, वो ऊपर लेयर बन गई, जो काम नीचे मेलानोसाइट ने करना था वो उसने रोक लिया, इसलिए मेलानोसाइट मेलानिन उसको पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो फिर क्या हो गया, वो बंदा टैनिंग बोलते हैं, हाँ टैनिंग वर्ड होता है ना, टैन हो गया, तो वो टैनिंग नहीं आती उसके। तो बाजारों में कई प्रकार की क्रीमें हैं आजकल, मेलानोम और पता नहीं क्या क्या ऐसे से, मेला ग्लो। तो ये क्या है, ये मतलब उसमें होता क्या है, जो आजकल क्रीम चलती है वो बेचते क्या बोल के बेच रहे हैं कि ये गोरा होने की क्रीम है ना, है गोरा। वो क्रीम में जो लगती है ना वो क्या होता है, उसके अंदर स्टेरॉयड होता है, स्टेरॉयड होता है, वो क्या करता है अपनी स्किन को पतला करता है। जैसे अपनी स्किन है ना, ये ऊपर से जैसे ये लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है, ठीक है। तो जब स्किन पढ़ाएंगे तब आपको लेयर बताएंगे। ये क्या करता है, जो स्टेरॉयड होता है अपन रोज अप्लाई करते हैं डेली, तो वो क्या करता है इसको हटा देगा। जो ऐसी क्रीम में लगाते हैं ना, एक कौन सी आती है यार, मेला केयर पता नहीं, इस तरह से मतलब इस तरह से ये नाम मिलेगा आपको इन क्रीमों का। तो वो क्या होगा, ये आपकी स्किन जब ये लगाओगे आप रोज रोज, तो आपको ऐसे लगेगा मतलब स्किन उतर रही है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी स्किन आपकी उतरती रहेगी ऊपर वाली, ये उतर गई तो नीचे वाली तो ऑटोमेटिक अपनी वाइट वाइट सी होती है। कई बार स्किन जब उतरती है देखते हो ना, हल्की सी सिर्फ स्किन उतरी, नीचे वाली लाइट होती है, क्योंकि ऊपर वाली तो सारा दिन एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आती है, इसलिए वो मैली हो जाती है ना, मैली भी होती है और वो मजबूत भी होती है। नीचे वाली क्या है, जैसे नया बच्चा जन्म लेता है ना, जैसे स्किन उसकी होती है वैसी ही अपनी होती है। तो वो क्रीम क्या करती है, स्टेरॉइड के कारण इसको हटा दिया, फिर और कंटिन्यू लगा रहे तो इसको हटा दिया, तो ये नीचे वाली अपनी स्किन निकलती है गोरी चिट्टी सी, ठीक है। तो उस बंदे को लगता है मैं इस क्रीम से गोरा होने लग गया, हालांकि गोरा नहीं हुआ। उसने जो अपनी ऊपर वाली स्किन है ना कवरिंग, जो मतलब मजबूती वाली स्किन थी जो अपने को प्रोटेक्शन दे सकती, वो हट गई। उसके हटने के बाद क्या हो रहा है, अब ये स्किन आ गई, वो बंदा या बंदी खुश होते रहते हैं कि मैं गोरा हो गया, फिर लोग तारीफ भी करते हैं दो चार, ये आजकल निखार आ गया तेरे, ठीक है। फिर वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, फिर वो पहले रात रात को लगा रहा था, अब दिन में भी लगाना शुरू कर दिया उसने कि मैं तो हैंडसम हो गया या मैं ब्यूटीफुल हो गई, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये स्किन जो कच्ची है ना, जब ये फिर कांटेक्ट में आती है फिर वो निकलेगा बाहर, तो निकलना ही है धूप में, तो थोड़ा बहुत तो निकलेगा। तो जब इस पे सनलाइट पड़ेगी ना कच्ची स्किन पे, ये तो क्या है सेंसिटिव है, कच्ची है जैसे बच्चे की है, तो ये क्या है फिर रेड हो जाएगी। कई बंदों के आप देखें ना, तो उसकी पहचान यही होती है, ये चीजें सारी फुल रेड हो जाएंगी, ये मतलब एक तो नेचुरल होता है उसका अलग ही पता लगता है, एक रेडनेस होती है। कुछ लेडीज यूज करती है, मतलब ज़्यादा आजकल बंदे भी करने लग गए, पहले लेडीज लेडीज करती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल लाल हो जाएगी थोड़ा सा धूप में निकलती। तो वो क्यों लाल हो रहा है, क्योंकि स्किन कच्ची है, ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही यूवी रेज को, इसलिए वो लाल होती है। फिर उस बंदे को अपन ज़्यादा खड़ा कर देगा ना धूप में, फिर वो जो एक तो नॉर्मल बंदा जो काला होता है, एक वो बंदा जो होता है जो क्रीम में लगा रहा है स्टेरॉइड वाली, वो और भी ज़्यादा काला दिखेगा, ठीक है। तो फिर क्या है, जब तक ये लगा रहा है क्रीम तब तक वो अच्छा दिखेगा, फिर जब इसने ये क्रीम छोड़ी, हफ्ते बाद 10 दिन बाद वो पहले से ही ज़्यादा काला लगने लग जाएगा, फिर उसका कॉन्फिडेंस दोबारा लूज हो जाएगा, फिर उसको लोग बोलेंगे क्या बात काला काला कैसे हो गया, फिर वो दोबारा से वो क्रीम उठा के शुरू कर देगा। ऐसे करते करते वो उस चीज़ का आदी हो जाते हैं, ठीक है। मेडिकल वाले ये नहीं बताते कि ये आपकी स्किन को ख़राब करेंगे, उनकी सेल हो रही है अच्छी, तो वो आपको यही बोल के बेचेंगे गोरा होने की क्रीम है। कंपनी भी उस पर फेयरनेस लिख देती है, गोरा होने के लिए देती है, जबकि उसका असली यूज क्या है, जो अपने एक्ने वगैरह होते हैं, फुंसी वगैरह होती है, सिर्फ लिमिटेड हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए, उससे ज़्यादा
ऐसी क्रीमों को यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जब हम बात करें कॉस्मेटिक वाली क्रीमों की, जैसे फेयर एंड लवली है, और कौन सी आती है, ग्लो एंड लवली या जो भी है पॉन्ड्स वगैरह की, या गार्नियर ब्राइट क्रीम, इनका क्या है कि ये ना तो गोरा करती हैं, ठीक है, गोरा नहीं करती लेकिन ये नुकसान भी नहीं करेगी, ये जस्ट एक लेयर है ऊपर, बट ब्राइटनेस की लेयर है, वो जब लगाएगी या लगाएगा तो क्या है कि उस टाइम ऐसे थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट सा लगेगा, धोलेगा तो वो वैसा का वैसा। तो जो कॉस्मेटिक वाली चीज़ें हैं इनका भाई इतना इफेक्ट नहीं है जितना मेडिकल वाली जो क्रीम्स नुकसान देती हैं, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक थोड़ा डाइवर्ट हो गया, अब हम वापस लाइट पे आ जाते हैं। तो कह रहे हैं आजकल इन किरणों का उपयोग चिकित्सा एवं नष्ट हुए स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने के लिए। तो यूवी रेज क्या है, यूवी रेज को अपन यूज कर रहे हैं चिकित्सा में भी, कुछ चीजों का इलाज करने के लिए भी यूवी रेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे बच्चा होता है, बच्चा होते ही आजकल जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, उसको भी रखते हैं एक नीली सी लाइट के अंदर, वो भी रेडिएशन देते हैं ताकि वो पीलिया खत्म हो जाए, ठीक है। इस तरह से मतलब ट्रीटमेंट में भी हम यूज करते हैं किसको, यूवी रेज को। फिर क्या करें, प्रकाश केवल दृष्टि विजन के लिए नहीं अपितु हमारे शरीर की ऊर्जा स्फूर्ति के लिए है। फिर क्या है, अपनी जो दृष्टि है देखने में, जब लाइटिंग अच्छी होगी तो अपने को अच्छे से दिखेगा, ठीक है, तभी आप पढ़ पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे। अगर मान लो आपको शाम को बिठा दें बिल्कुल अंधेरे में या छोटी सी मोबाइल की लाइट में बिठा देंगे तो आप 2-5 मिनट बाद आपकी आंखें दर्द करने लग जाएगी, सिर दर्द होने लग जाएगा। इसलिए बेहतर दृष्टि के लिए भी क्या जरूरी है, अच्छी लाइटनिंग, अच्छा प्रकाश। फिर क्या कह रहे हैं, सिर्फ दृष्टि के लिए नहीं, ऊर्जा और स्फूर्ति के लिए भी अपने को, जब हमने बोला था ना जो सूर्य है वो क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी कहाँ से मिलती है, सूर्य के किरणों से। जो पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, है ना, तो वो किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस सुना आपने, फोटोसिंथेसिस पढ़ा है कभी, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th में, 10th में, है सुना हुआ है, याद करो, प्रकाश संश्लेषण, हो सकता है ऐसा कुछ, क्योंकि हमने तो इंग्लिश में पढ़ा था फोटोसिंथेसिस। इसमें जो पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्लोरोफिल ऐसा कुछ होता है उसमें पत्ते, है ना, तो मतलब हाँ हाँ, तो फिर वो खाना बनाएगा, तभी तो आप, अगर पेड़ पौधे तैयार होंगे तभी फिर वो अपने को एनर्जी मिलेगी, फिर आप उन पेड़ पौधों को खाएंगे, ठीक है। तो शरीर की एनर्जी के लिए क्या है, फिर हड्डियों के लिए, हड्डियों के लिए कैसे है, आपको मैंने बताया था, हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, विटामिन डी, है ना। जब आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है विटामिन डी की टैबलेट्स। विटामिन डी का क्या काम है, विटामिन डी क्या करता है, जो अपने कैल्शियम लेवल होता है ना उसको मेंटेन रखता है। अगर अपनी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी ना तो फिर आप कितना भी कैल्शियम ले लो, वो सिर्फ लिया अपनी बॉडी में लेकिन बॉडी उसको यूज नहीं कर पाएगी। यूज किसकी हेल्प से करेगी, विटामिन डी की, ठीक है। विटामिन डी जब आप लोगे तभी कैल्शियम का फायदा है, अदरवाइज कई बार क्या होता है आपकी हड्डियां कमजोर है ना, गिरते टूट गए, आजकल बच्चे दूध नहीं पीते, दूध से क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है, ठीक है। फिर उस कैल्शियम का यूज कैसे होगा, सेल्स कैसे यूज करेंगे, जब हम सनलाइट में जाएंगे, सूर्य के प्रकाश से में विटामिन डी एक्टिवेट होगा, ठीक है। फिर वो क्या करता है, कैल्शियम का यूज करता है। 40 ईयर की एज में, मतलब नॉर्मली इंसान में 40-45 तक क्या होता है, ये कैल्शियम वगैरह अच्छे से बनता रहता है। फिर कैल्शियम से क्या होगा, हड्डियों की मजबूती बनी रहती है। फिर इसके बाद क्या, ये एज जब क्रॉस होगी ना फिर शरीर कैल्शियम बनाना डाउन कर देता है, कम कर देता है, या फिर बंद भी कर देता है, ठीक है। लेडीज में खासकर 45 के बाद में, मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था मीनोपॉज, याद है कुछ, 2 प्रोसेस बताए थे, मेनार्क और मीनोपॉज।
मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड था। 12-13 की एज में मैंने आपको बताया था लेडीज में, लड़कियों में मेंसेस की शुरुआत होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इनिशिएट होता है। उस स्टेज को क्या बोलते हैं हम? मेनार्क, है ना, याद आया। फिर 45-50 की एज में वो मेंसेस बंद हो जाएंगे, लाइफ टाइम के लिए, आगे के लिए मेंसेस बंद हो जाएंगे। उस स्टेज को क्या बोलते हैं हम? मेनोपॉज, ठीक है, ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। तभी कहते हैं ना, जब आपने माँ बनना है तो क्या है, मैक्सिमम 40-45 तक की एज होती है। उसके बाद क्या, आपके मेंसेस बंद हो गए, मेंसेस बंद हो गए तो क्या है, oogenesis, ओवा नहीं आएगा, एग नहीं आएगा, है ना, जो है ओवरीज है एग बनाना बंद कर देगी, है ना, वो क्या है, फ्लोपियन ट्यूब में आना बंद हो जाएगा। जैसे ये फ्लोपियन ट्यूब होते हैं ना, यहाँ एग ही नहीं आएगा, तो फिर मेटिंग करेंगे तो स्पर्म और इसका फ्यूजन नहीं होगा, फिर जाइगोट नहीं बनेगा। हाँ, तो फिर क्या करते हैं, आजकल क्या चला हुआ है वो IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसका मतलब क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन नेचुरल हो रहा था यहाँ पे इस फ्लोपियन ट्यूब में, अब वो क्या कर रहे हैं, वही फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में करवा रहे हैं। इधर से मेल का स्पर्म लिया, उधर से फीमेल का एग लिया, उसको फर्टिलाइज करवाया, ठीक है, एम्ब्रियो तक, जब तक वो एम्ब्रियो बनता है, इस तरह से सेल डिवाइड हो गया जाइगोट से, उसको ग्रो करवाते हैं लैब कंडीशन में। फिर क्या करते हैं, उसके यूट्रस में, जो लेडीज है उसके यूट्रस में इम्प्लांट कर देंगे, फिर वो ग्रो कर जाएगा, फिर वो बच्चा, जैसे कहते हैं ना 60 साल की लेडीज के बच्चा हुआ है, वो कैसे पॉसिबल है, वो ऐसे ही पॉसिबल है IVF से, ठीक है। तो IVF की फुल फॉर्म क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अपन कहाँ थे, फिर से डाइवर्ट हो गए। हाँ, शरीर की अस्थियों पे थे अपन, विटामिन डी का फंक्शन, ठीक है, वो क्या है, सूर्य के प्रकाश से मिलेगा। फिर क्या है, त्वचा के लिए कुछ विटामिन के निर्माण के लिए भी सूर्य प्रकाश आवश्यक है, ठीक है, स्किन के लिए भी अच्छा है। और क्या है, कहते हैं अगर लाइटिंग ना होगी, ऐसे वातावरण में अब जब हम कार्य करेंगे तो क्या है, जल्दी थकावट होगी, अपनी कंसंट्रेशन वहाँ पे नहीं बनेगी। अंधेरे में बंदा उतना काम नहीं कर सकता जितना लाइट में करता है। शाम होते ही जैसे ही अंधेरा हो गया, फिर बंदे को बिस्तर दिखने लग जाते हैं, किताबें कुतुबें सारी साइड में कर देता है, बंदा कहता है बस खाना खाया और अब सो जाए। फिर क्या है, दृष्टि क्षमता कम होते जाना, दृष्टि की क्षमता भी कम हो जाएगी, आंखों में भारीपन हो जाएगा। फिर क्या है, इरिटेट होने लग जाएगा बंदा। और क्या कह रहे हैं, जब जैसे ही शाम हुई, सड़कों पे अंधेरा हो गया, फिर क्या है, एक तो अपने को गाड़ी दिख रही है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर से दिख गई, वहाँ सामने गाड़ी आ रही है। फिर जब से अंधेरा हो गया तो अपनी विजिबिलिटी कम होगी, फिर क्या है, वो दुर्घटनाएं होने के चांसेस बढ़ गए, किसके कारण, लाइट ना होने के कारण। फिर कह रहे हैं अध्ययन में अरुचि, ये जो मैंने आपको बात बताई है, फिर किताबें वगैरह पर साइड में रख देंगे अंधेरे में, अध्ययन में अरुचि, यानी कि फिर इंटरेस्ट अपना खत्म हो जाएगा। और क्या है, ग्रैस्जा की हानि, चेहरे पे वृद्धावस्था के लक्षण जल्दी आना। वही बात है, बंदा जब लाइट नहीं होगी तो डिप्रेस हो जाएगा, डिप्रेस हुआ तो स्किन में झुर्रियाँ आने लग जाएंगे, बुढ़ापा जल्दी दिखने लग जाएगा। आजकल जैसे देखते हो जेंट्स और लेडीज दोनों में झुर्रियाँ चेहरे पे जल्दी आने लगी, क्योंकि मानसिक तनाव इतना होता है आजकल, है ना, डिप्रेस रहता है हर बंदा और हर बंदी डिप्रेस रहते हैं, इस कारण उनके चेहरे पे झुर्रियाँ जल्दी आ रही हैं। जो अपने पुराने टाइम में पेरेंट्स थे, दादा दादी थे या माँ बाप थे, उनके मान लो भाई वही झुर्रियाँ आनी शुरू हुई है 50-55 के बाद में, और वही आजकल क्या है 32-35 के बाद में आनी शुरू होगी, है ना, या और जल्दी भी आने लगी। तो फिर क्या है, जैविक गतिविधियों के लिए भी सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैविक कौन सी होगी, बायोलॉजिकल, विटामिन डी के मैंने आपको बोल दिया, बता दिया पहले, ठीक है। शरीर का तापमान, टेम्परेचर अपना बॉडी का, और क्या है, सोने के लिए, जागने के लिए,
और दैनिक जीवन यानी कि रोजमर्रा की लाइफ में जो गतिविधियां होती हैं वो भी आप लाइटिंग के हिसाब से करते हैं। भाई सुबह से लेकर शाम तक जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक काम कर लेते हैं। फिर क्या है बिली रूबिन का शरण। अब बिली रूबिन क्या होता है? हाँ, बिली रूबिन आपको आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न साइंस भी पढ़ा देंगे। अब एक वर्ड आ गया बिली रूबिन। कुछ आइडिया है कुछ पूजा कुछ आइडिया है बिली रूबिन के बारे में? अपने जो आरबीसी होते हैं रेड ब्लड सेल जब वो टूटते हैं तो दो चीजें बनती हैं बिली रूबिन और बिली वर्डिन। बिली रूबिन और बिली वर्डिन। ठीक है। तो जो ये बिली रूबिन होता है आपने कभी ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आया आप खाते किस भी कलर का है? किसी भी कलर का खा लें हरा पे लाल जो भी लेकिन जो मल होता है वो हाँ कभी आया दिमाग में क्वेश्चन क्या? नहीं आया? कुछ लोगों के आता है। ठीक है। तो वो किसके कारण है? बिली रूबिन के कारण है। ये येलो जो वेस्ट होता है आरबीसी का येलो कलर का होता है इसी के कारण ही ये अपने वेस्ट कैसे निकलता है ये बिली रूबिन क्या निकलता है अपने वेस्ट में मिक्स होकर निकलता है इसी के कारण येलो रंग का मल होता है आप कैसा भी खा लो। तो अब क्या है जब आपके पीलिया होता है जॉन्डिस होता है उस टाइम भी इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। उस टाइम क्या होता है ये बाहर नहीं निकलता फिर अपनी बॉडी में नाखूनों में आंखों में चेहरे पे शरीर में सारी पीली हो जाती है क्योंकि अपनी बॉडी में इकट्ठा हो गया है बिलीरुबिन। आरबीसी टूट तो रहे हैं जो उसका वेस्ट है वो है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वो बाहर नहीं निकल पा रही। फिर आपका जब एलएफटी करवाएंगे एलएफटी क्या होता है? एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर का टेस्ट करवाते हैं ना पेशेंट आपके पास आ गया ना जब भी पीली पीली आंखें देख लेना ये चीजें ये देखना जीभ देखना। ठीक है। तो उसके क्या है आपको जब लगे कि पीलिया है यानी कि जॉन्डिस है तो आप टेस्ट कौन सा लिखोगे? एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है। तो उसके अंदर आपको इसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी जितनी होनी चाहिए 0.2 तक होती है 0.2 से लेके 1.2 तक होती है जैसे तो उससे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी है आपको। तो इसका मतलब क्या है वो बंदा जॉन्डिस का शिकार हो चुका है। फिर लीवर को मजबूत करेंगे लीवर इसको खत्म करेगा वापस इसको बाहर निकालेगा। ठीक है। फिर उसका पीलिया ठीक हो जाएगा बंदा वापस ब्लैक या वाइट हो जाएगा। फिर अब क्या आ गया आगे एडिनोकोर्टिकल स्राव। एडिनोकोर्टिकल क्या है? एड्रेनलिन एक मैंने आपको ग्लैंड बताया था किडनी के ऊपर होता है। ठीक है। वो एक हार्मोन रिलीज करता है एड्रेनोकोर्टिकल मतलब इन सब का स्राव कौन करती है? लाइट। तो ये तो बात कर ली हमने नेचुरल लाइट की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कृत्रिम प्रकाश यानी कि आर्टिफिशियल लाइटिंग। तो अब ये कह रहे हैं कि जब हमने प्राकृतिक लाइट की बात करी तो वो तो क्या है दिन में या शाम तक हो गई। उसके बाद हमें रात को क्या चाहिए? रात में क्या है चंद्रमा का प्रकाश आता है लेकिन चंद्रमा का प्रकाश इतना तेज नहीं होता जितना सूर्य का होता है। तो चंद्रमा के प्रकाश को आप उस तरह से यूज नहीं कर सकते जैसे कि हम सूर्य का करते हैं। ठीक है। तो अब उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? कृत्रिम प्रकाश यानी कि आर्टिफिशियल हमें लाइटनिंग का जुगाड़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं जो आर्टिफिशियल लाइटिंग है वो ना ज़्यादा तेज होनी चाहिए ना ज़्यादा कम होनी चाहिए। अब जैसे मान लो इस तरह की मरकरियाँ आप अपने रूम में नॉर्मली लगा के बैठ जाए 3-4 है ना बहुत ज़्यादा ये किसको जरूरत पड़ती है? जैसे कपड़े वाले शोरूम होते हैं और होते हैं वहाँ पे पता नहीं ऐसी ऐसी कितनी मरकरी कितनी लाइटें लगा के छोड़ देते हैं वो फिर वो कपड़ा अपने आप बंदों को पसंद आने लग जाता है भी हाँ अच्छा है। घर पे ला के देखते हैं तो उसकी वो ग्रेस नहीं होती। तो अपा उनको तो सेल करनी है अपा पढ़ने के लिए है रोजमर्रा की
चीज़ों के लिए आप इन ऐसी इतने मतलब बहुत तेज लाइट का भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो लाइट एक उसमें लिमिट में होनी चाहिए। फिर इसके साधन क्या है, जैसे अपन ने बात की थी मोमबत्तियाँ, कैरोसिन लैंप। कैरोसिन लैंप कौन से होते हैं? कैरोसिन लैंप देखें क्या? देखें कैरोसिन लैंप। कैरोसिन कहते हैं किसको है? मिट्टी का तेल, मिट्टी तेल जो ब्लू ब्लू सा आता था, आजकल तो देखने को नहीं मिलता वो। पहले तो ये है, पहले तो वो राशन डिपो वाले भी बांटते थे शायद, है ना? तो अब तो देखने को नहीं मिलता वो। तो उस चीज़ से पहले लैंप होती थी, उसके नीचे ऐसे टैंकी सी होती थी, उसमें डाल देते थे। हाँ, एक कपड़े की बत्ती सी बाहर निकालते थे, फिर उसको जला देते थे, तो उससे रोशनी होती थी। ठीक है, ये भी क्या है, कृत्रिम प्रकाश में है। और क्या है, गैस लाइटनिंग है। फिर उसके बाद गैस शुरू होगी, वो गैस वाला जो लैंप था शुरू किया, उसमें जो एक वो लगता है वो जालीदार सा, वो उसको मेंटल बोलते हैं, मेंटल बोलते थे उसको। तो उसको जलाते थे, वो जल के फिर वो कई बार चलते हुए को आप थोड़ा सा हिला देते, वो जड़ जाता था, मेंटल जड़ गया। तो फिर वो गैस लाइटिंग आ गई। उसके बाद क्या था, इलेक्ट्रो लाइटिंग आ गई है, जैसे लाइटें अब जल रही हैं, इलेक्ट्रिक लाइटें होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइटिंग को छोड़ के बाकी सभी वायु का प्रदूषण कारण बनते हैं। इलेक्ट्रिक है जो, वो क्या कर रही है, हवा में प्रदूषण नहीं फैला रही, लेकिन जो बाकी है ना, वो क्या कर रहे हैं, हवा में प्रदूषण फैला रहे हैं। कैसे? जैसे हम कैरोसिन वाली लाइट की बात करें, तो जब वो कैरोसिन लाइट जलेगी तो क्या है, धुआं हो रहा है, धुआं होगा तो वायु प्रदूषित होगी। ठीक है, और अगर हम फिर बात करें किसकी, जो गैस लाइटिंग की, गैस भी क्या है, यूज हो रही है ना? तो उसमें भी क्या है, वो CO2 छोड़ेगी, है ना? तो फिर क्या है, ये भी वायु प्रदूषित होगी। तो इस तरह से कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइट को छोड़ के बाकी जो केरोसिन और गैस लाइटें हैं, वो वायु प्रदूषण भी करती है। तो अब ये कह रहे हैं, तंतु वाले बल्ब में ऊर्जा की खपत ज्यादा होती है। तंतु वाला बल्ब कौन सा है? हैं? हाँ, सूर्य वाला जो आता है, हाँ, उसमें जो तार होती थी बीच में इस तरह से, वो जड़ जाती थी। एक तो उसका नुकसान क्या था, वो बिजली ज्यादा खाता है। दूसरा क्या है उसका, अगर गर्मियों में लगा रखा तो वो तापमान बढ़ा देगा रूम का। तो, है? हाँ, सर्दियों में अच्छा है। क्या? ना, ऐसे तो हर चीज के नुकसान भी है, फायदे भी है। देख, अपन ये नहीं कह सकते हर चीज का बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। जो चीज डेवलप हुई है ना, जिसका विकास हुआ है, तो उसमें क्या है, नुकसान भी होंगे और फायदे भी होंगे। 100% सेफ कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं कि इसके फायदे ज्यादा हैं, तो उस चीज को अपन ठीक मानते हैं। ठीक है, तो फिर क्या है, उसको बंद क्यों किया है तंतु वाले बल्ब को? क्योंकि वो तापमान भी बढ़ा रहे हैं। तो उसका संयोग किसमें था, अगर पूरी दुनिया में इतने सारे बल्ब जलेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, तो इसलिए उसका विरोध किया गया। तो फिर क्या है, हाउसिंग। नेक्स्ट टॉपिक अपना हाउसिंग, यानी कि आवास। तो क्या है, जब हम आवास बनाएंगे यानी कि घर बनाएंगे, उसके लिए जो बेसिकली जो नीड्स होती है हमें, जो हमें जरूरतें होंगी, वो क्या क्या होंगी? एक तो क्या है, स्वच्छता युक्त आश्रय प्रदान करें। सामाजिक लक्ष्य क्या है? स्वच्छता युक्त। ठीक है, साफ सफाई वाली जगह देखेंगे हम, और साफ सफाई उसमें रखेंगे। दूसरा क्या है, भोजन भंडारण और शयन आदि। तो परिवार की गतिविधियां होंगी, उसमें क्या क्या होंगी, परिवार क्या करता है, जहाँ पे रहता है वहाँ पे खाना बनाता है, खाना जमा भी करता है, और बैठता है, सोता है। फिर क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं, स्कूलों, शॉपिंग क्षेत्रों, मंदिरों जैसी सामुदायिक सुविधाओं तक पहुंच। कोई भी बंदा घर लेता है, देखता है पास में स्कूल है या नहीं है, मंदिर है या नहीं है, और क्या, हॉस्पिटल, ये चीजें बेसिक जो नीड्स होती है इंसान की,
वो चीज़ें जब वो आवास बनाता है तो जरूर देखता है। फिर क्या है, आर्थिक स्थिरता के लिए निवेश। ठीक है, कई बार घर लेते हैं तो ऐसी जगह भी देखते हैं जिसमें आज ले लिया और उसके रेट में भी, प्राइस में भी ग्रोथ हो, है ना, कल को बेचे तो अपने को उस चीज़ का ही फायदा हो। फिर अपन ने कल बात की थी स्थान का चयन। स्थान कैसा होना चाहिए, वो ऊंचा और अच्छा होना चाहिए, ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। और क्या है, अगर बारिश में पानी भर गया या बाढ़ आ गई तो आपकी सेफ्टी रहे, आपके और आपके मकान की और आपके सामान की। ठीक है, और क्या है, धूल, धुआं, गंध और शोर जैसी परेशानियों से दूर होना चाहिए। धूल कम हो, धुआं कम हो और ट्रैफिक वगैरह का शोर भी कम हो। और क्या है, मच्छरों और मक्खियों का प्रजनन स्थान नहीं होना चाहिए। अगर आपने जैसे जहाँ पे पानी खड़ा रहता है वहाँ पे आपने घर ले लिया तो वहाँ पे मच्छर मक्खियाँ उत्पन्न होंगे और उससे क्या है, रोग उत्पन्न होंगे। ठीक है, फिर क्या है, मिट्टी सूखी होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए। कल हमने कहा था मिट्टी हो, बालू मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, चिकनी नहीं होनी चाहिए। और क्या है, जो भूमिगत ग्राउंड लेवल वाटर है वो क्या है, 10 फीट से नीचे होना चाहिए। ग्राउंड लेवल 10 फीट से नीचे होना चाहिए। हिमांशु, कल 3 प्रकार की हमने भूमि पढ़ी थी, 3 देश कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार की भूमियां पढ़ी थी, 3 देश कौन कौन से थे? एक मिनट, बैलेंस होता है सर। नाम बताओ तीनों के। बैलेंस, विकास, अंकित, आया नहीं था क्या? तो जंगल, अनूप है, एक वो बैलेंस वाली साधारण। हाँ, तो अनुपदेश में कौन से दोष की हमने वृद्धि बताई थी? नहीं, बात और दोनों आते हैं उसमें, मेनली कब की? कब की तो जंगल में थी, बात और कब दोनों थी, लेकिन मेनली इसमें अनूप में कब की और जंगल में बात, और उसमें साधारण देश में समदोष। ठीक है, तो अब फिर क्या है, सेटबैक, जब हम घर बना रहे हैं, आवास बना रहे हैं, तो उसमें क्या है, सेटबैक यानी कि आजकल घर बनाते हैं ना, जैसे ये एंट्री है, यहाँ पे थोड़ी सी खुली जगह छोड़ते हैं और पीछे भी, इधर भी खुली जगह छोड़ते हैं थोड़ी, ताकि वेंटिलेशन हो जाए, उचित रोशनी आए और उचित अच्छी हवा आए, इसलिए हम थोड़ा सा। तो अब ये कहना है कि जो शहर है, अर्बन है, उसमें क्या है 1/3, और जो रूरल एरिया है यानी कि ग्रामीण है, तो उसमें क्या है 2/3 होना चाहिए, क्योंकि गांव में थोड़ी जगह ज़्यादा होती है, शहरों में जगह कम होती है। तो अब और क्या है, फर्श। फर्श कहते हैं ऐसा होना चाहिए जो अब आराम से आसानी से वॉश कर सके उसको। और क्या है, चिकना, दरारों से मुक्त होना चाहिए, उसमें बीच में वो दरारें वगैरह नहीं होनी चाहिए, फटा होता है ना, जैसे पत्थर आज से 25 साल पहले लगाया हुआ है, वो इतने बड़े बड़े उसमें गड्ढे हैं, उसमें मिट्टी भी जा रही है, उसमें पता नहीं क्या क्या, आपने चाय भी जा रही है, कभी कोई कॉफ़ी जा रही है, इकट्ठी हो रही है, वो बाहर निकालते नहीं है, उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, फिर वो बीमारियों का, हाँ, कीड़े भी हो जाते हैं, रोगों का कारण बनते हैं। ठीक है, तो ऐसा फर्श नहीं होना चाहिए। तो दीवारें कैसी होनी चाहिए, फिर मजबूत होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, और चूहे वगैरह के पनपने की, हाँ, मतलब चूहे वगैरह उस पर पैदा ना हो सके, उसमें बिल वगैरह ना बनाए। फिर क्या है, छत। छत कैसे कह रहे हैं, छत कम से कम ऊंचाई उसकी 10 फीट हो। ठीक है, आराम से 12 फुट है। फिर क्या है, कमरे। कमरे क्या करें, कम से कम 2 कमरे अपने घर में होने चाहिए। तो परिवार के आकार के अनुसार कमरों की संख्या, क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए, जैसे जैसे परिवार बढ़ रहा है वैसे वैसे रूम भी बढ़ाने चाहिए। फिर फर्श का क्षेत्र क्या बोल रहे हैं, फर्श का क्षेत्र कह रहे हैं, फर्श अपना 100 फीट होनी चाहिए, 100 स्क्वायर फीट, और 50 स्क्वायर फीट से कम तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, और क्या है, खिड़कियाँ।
खिड़कियां अपन ने कल बताई थी ना, मतलब आज ही बात की हमने 10वां हिस्सा खिड़की का होना चाहिए। अगर हाँ 10 स्क्वायर फीट में अपनी खिड़कियां होनी चाहिए। फिर क्या है, क्षेत्रफल आपने बता दिया, यहाँ पे फर्श का क्षेत्रफल का 5वां हिस्सा भी बता रहे हैं, और थोड़ी बहुत ऊपर नीचे एडजस्ट हो सकती है, लेकिन वेंटिलेशन में हमने बात की थी तो 10वें हिस्से की बात की थी। फिर क्या है, महानस यानी कि रसोई। रसोई क्या है, धूल धुएं से सुरक्षित रखना चाहिए, उसमें अच्छी लाइटिंग आनी चाहिए, और क्या है, भोजन की, ईंधन की यानी कि गैस वगैरह या कोयले वगैरह जो भी अपन जिससे भी खाना बनाते हैं उसकी आपूर्ति, पानी की आपूर्ति ऐसी होनी चाहिए, और बर्तन धोने के लिए सिंक जो होता है तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। फिर क्या है, प्रकाश व्यवस्था। तो प्रकाश की व्यवस्था क्या है, बाह्य और अभ्यंतर दोनों होनी चाहिए। बाह्य यानी कि बाहरी, और अभ्यंतर यानी अंदर, बाहर और अंदर दोनों होनी चाहिए। फिर उसमें घर में अपन शौचालय भी बनाएंगे। शौचालय में क्या है, स्वच्छ प्रकार का शौचालय होना चाहिए, मल मूत्र जल के निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि सीवरेज वगैरह अच्छी व्यवस्था उसकी होनी चाहिए। और क्या कुछ है, कह रहे हैं जो हम वेस्ट आप फैला रहे हैं, कूड़ा करकट है, रोजाना उसका निष्कासन होना चाहिए। भैया नाव एक बार बाल्टी भर दी तो वो हफ्ते हफ्ते अपने घर में पड़ी है, फिर उसमें बैक्टीरिया या जो भी चीज़ें हैं वो अपन अपने लगती हैं, रोगों का कारण बनती है। पानी की आपूर्ति निरंतर होनी चाहिए, कपड़े धोने के लिए उचित कमरे होने चाहिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए अलग अलग जगह होनी चाहिए। ठीक है, तो है आजकल बनाते हैं ना, शहरों में तो बनाते हैं, वॉशिंग एरिया बनाते हैं घरों में अलग से। तो फिर क्या है, ग्रामीण आवास क्या है, कम से कम 2 रहने के कमरे होने चाहिए, पर्याप्त बरामदा है ना, बरामदा होना चाहिए। और क्या है, क्षेत्रफल के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या, निर्मित क्षेत्र कुल क्षेत्रफल के, मतलब जैसे अपना जैसे 300 स्क्वायर फीट की अपनी जगह है तो 100 फुट से, मतलब तीसरा हिस्सा कह रहे हैं 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 100 स्क्वायर फीट में बना होना चाहिए। और क्या है, स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, ट्यूबवेल होना चाहिए, और जो हम पशु रखते हैं, गाय भैंस वगैरह गाँव में रखते हैं, बकरियां वगैरह, उसका एरिया अलग होना चाहिए। भाई जहाँ पे आप रह रहे हो वहीं पे जानवर पशु नहीं रखने, अपने से थोड़ा दूर रखने। तो ये अपना भूमि का आधा कंप्लीट हो गया, इसको अपन कल कंप्लीट करेंगे, इसके साथ कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।